अपनी क्लास बैठ जाए। आज हम पाठ पढ़ेंगे, कौन सा? लेखक कौन है? ओके, फणीश्वरनाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय। आप सभी जानते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु प्रेमचंद के बाद की परंपरा के सर्वाधिक प्रमुख रचनाकारों में इनका नाम आता है और इन्होंने साहित्य में जिस नई विधा को जन्म दिया उसको किस नाम से जानते हैं? कौन बताएगा? जिस चीज के लिए जाने जाते हैं आंचलिकता। रेणु जी आंचलिकता के लिए जाने जाते हैं और यह आंचलिक कथाकारों में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी अपने प्रयास किए हैं और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जिसमें उनकी जो सबसे पहली रचना है मैला आंचल, वह सर्व प्रसिद्ध रचना है और इसी मैला आंचल के आधार पर यह एक स्थापित आंचलिक कथाकार की श्रेणी में माने जाते हैं। लेखक के परिचय के बाद अब हम बारी आती है साहित्यिक विशेषताएं। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि लेखक एक आंचलिक कथाकार है और अब पहला प्रश्न यही उठता है कि आंचलिकता का मतलब क्या है? कौन बताएगा? आंचलिकता का मतलब क्या है? आप सपना बताइए। क्षेत्र की संस्कृति और क्षेत्र की संस्कृति दूसरे क्षेत्र की संस्कृति से भिन्न हो। जब कोई अंचल या क्षेत्र अपनी तमाम संस्कृतियों से दूसरे अंचल या क्षेत्र से भिन्न हो, वही उस क्षेत्र की आंचलिकता कहलाती है। आंचलिक कथाकारों ने रेणु जी ने पूर्णिया और उसके आसपास के क्षेत्रों की संस्कृति को लेकर के अपनी बातें लिखी और उनके प्रसिद्ध रचनाओं में, कहानियों में एक प्रसिद्ध रचना है पहलवानी की ढोलक। इस गांव की संस्कृति में इन्होंने जो बताने की कोशिश की है वह है लोक कला का महत्व। मैंने बताया रेणु जी आंचलिक कथाकार हैं और उस आंचलिक कहानियों में उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है पहलवानी की ढोलक। हालांकि इस पाठ में आंचलिकता से ज्यादा लोक कला पर प्रकाश डाला गया और लोक कला का मतलब, लोक कला कहाँ की कला होती है? लोक शब्द का क्या मतलब है? यहाँ शहर से, गांव से, कहां से? गांव समाज, जो हमारा ग्रामीण समाज है, मूल समाज है, उसके लिए लोक शब्द का प्रयोग होता है। तो गांव में जो हमारी कलाएं हैं उनके लिए है लोक कला। उनमें से एक कला है कुश्ती यानी पहलवानी। उसी पहलवानी के माध्यम से लेखक ने लोक कला के महत्व पर प्रकाश डाला है और यह बताने की कोशिश की है कि व्यवस्था के बदलाव का लोक कला पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह इस पाठ का मुख्य विषय वस्तु। अब आते हैं पाठ के उन बिंदुओं पर जिससे कहानी आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से? आपने कहानी पढ़ी है, बताएं। पाठ की शुरुआत कहाँ से होती है? महामारी से ग्रसित गांव से, जिसमें रात और दिन के अंतर को बताने की कोशिश की है कि महामारी से ग्रसित गांव का रात का दृश्य, वातावरण कैसा होता है और दिन में उसमें क्या फर्क आ जाता है। तो गांव में रात में लोग क्या होते हैं? अपने घरों में होते हैं, जिसकी वजह से दुख और परेशानी ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। रात का समय ऐसे में हमारे दुख दर्द को भयंकर बढ़ाने वाला होता है। दिन में हम सब अपने अपने काम में, सांत्वना में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दुख जो है कम हो जाता है। लेकिन इस बीच में जो महत्वपूर्ण है वह है पहलवान की ढोलक की आवाज।
अब गांव में महामारी से ग्रसित गांव है और वहां पर ढोलक की आवाज जो है वह क्या काम कर रही है? पहलवान की ढोलक। हाँ पूर्णिमा बताइए। उनके लिए संजीवनी शक्ति का काम कर रही है। संजीवनी शक्ति का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या संकल्पना है? संजीवनी लक्ष्मण जी को प्राण द्वार देती है। हाँ, संजीवनी बूटी का है। जैसे आपने लक्ष्मण मूर्छा में आपने पढ़ी होंगी चीजें कि किस तरह से संजीवनी बूटी लाते हैं हनुमान तो उनकी जान बचती है। अर्थात संजीवनी शक्ति वह बूटी है या दवा है जो लोगों को समय से उपलब्ध करा दी जाए तो मरने वाले व्यक्ति की भी जान बच जाए। उसी तरह से पहलवान की ढोलक यहाँ संजीवनी शक्ति की तरह काम कर रही है। किस तरह से मरनासन गांव के लोगों को जब पहलवान की ढोलक की आवाज सुनाई देती है तो उनके स्नायुओं में ऊर्जा भर जाती है, उत्साह का संचार हो जाता है और उतनी देर के लिए वह अपने बीमारी के भय से मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु के डर से भयमुक्त होकर के, और पहलवान की ढोलक इस रूप में उनके अंदर संजीवनी शक्ति करने का काम करता है। इस बीच में हमने कुछ और चीजें देखी हैं कि जो यह ढोल है उसकी आवाज, ढोल की आवाज चटाक चटधा चटाक चटधा चटधा गिरधा, ये क्या है? रेणु जी एकमात्र, नोट करें सभी, रेणु जी एकमात्र ऐसे कथाकार हैं जो गद्य में भी संगीत पैदा कर देते हैं। कविताओं में लय होता है, ध्वनि होती है, गीत बन सकता है। गद्य में संगीत पैदा करना यह सिर्फ और सिर्फ किसी ने किया है तो वह है रेणु जी की। वो क्या करते हैं, जो वाद्य यंत्र है जैसे ढोलक, उसकी आवाज को वह शब्दबद्ध करते हैं। जैसे ढोलक की आवाज को क्या शब्दबद्ध किया? चटधा गिरधा चटधा गिरधा। अब इस शब्द को अर्थ भी देते हैं। क्या देते हैं? उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यानी यह आवाज जो है जैसे लोगों को बीमारी से लड़ने की शक्ति दे रही है कि ठीक है महामारी से ग्रसित गांव है लेकिन हमें इस बीमारी को उठा करके पटक देना है। यह जो ढोलक की आवाज है हमें सीख देती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम उससे लड़ेंगे तो अंततः हम जीतेंगे। और ऐसा हमने हाल फिलहाल में किया भी। कब किया? कोविड महामारी में हम सबने लड़ाइयाँ लड़ी, हर घर का कोई ना कोई ऐसी स्थिति में पहुंचा। विभिन्न परिस्थितियों के बाद भी हम लड़ते रहे और अंततः विजयी होकर हम फिर आज अपने इस भाषा कक्ष में पढ़ाई करने बैठे हैं। कहीं कोई दुख और परेशानी हमारे बीच नहीं है। तो कहीं न कहीं यह पाठ हमें यह भी सीख देती है कि अगर हम विभिन्न अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना लड़ते हैं, उसका सामना करते हैं, तो हम कहीं न कहीं अंततः उस परिस्थिति पर विजय पा करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इस महामारी के बाद अब हम कहानी को ले चलते हैं पीछे की ओर, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लैशबैक टेक्निक में। कहानी की शुरुआत महामारी से ग्रसित गांव से हुई है, जिसमें सुबह और रात के दृश्य में क्या अंतर है जाना, पहलवान की ढोलक क्या काम करती है ये भी जाना। अब जानेंगे पहलवान के बचपन। कोई भाई बचपन से पैदा हो गई तो पहलवान ही हो जाता ना। पहलवान बनने के लिए पहले तो कुछ कारण होते हैं। अब यह पहलवान क्यों बनना चाहा, कोई बता दीजिए। श्रद्धा बताएंगे? हाँ बोलिए। सर, जो उनकी सास थी, लोग जो गांव के जितने भी लोग थे वो उनको परेशान करते थे, उनको ताने कसते थे। जिसके कारण उन्हें लगा कि अब वो नहीं करेंगे ऐसा कुछ, जिसके लिए उन्हें पहलवान बनना था ताकि कोई उनकी सास को कुछ नहीं कहना सके। हाँ, ताकि वह अपनी सास के अपमान का बदला ले सके। अब उसके पहले आते हैं पहलवान का बचपन। कितने साल की उम्र में उसके माता पिता, 9 साल की उम्र आते आते उसके माता पिता का देहावसान हो गया। क्या करा? अनुसरण करता।
अगर उसकी शादी नहीं हुई होती तो वह भी अपने माँ बाप का अनुसरण करता, अर्थात उस तरह से उसकी भी मृत्यु हो जाती, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, वो बच जाता है। क्यों बच जाता है? एक तरफ जहाँ बाल विवाह एक बड़ी सामाजिक समस्या है, वहीं यह पाठ यह दिखाता है कि बचपन की शादी उसके लिए कितने फायदेमंद है। जान से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं होता। और इस तरह से उसकी सास ने लालन पालन किया और उसको आरोश में दूध पीता था, गाय भैंस के थन से निकला हुआ गर्म गर्म दूध पीता था, जिससे बचपन से ही उसका शरीर बलिष्ठ होने लगा और उसने ठान लिया था कि मैं पहलवान ही बनूंगा, क्योंकि गांव वाले उसकी सास को परेशान करते हैं, मैं उनसे बदला लूंगा। और इस रूप में वह क्या होता है? पहलवान बन जाता है। और पहलवान बन गया, पूरे गांव के लोग उसे जान गए। वो क्या कहता है? होल इंडिया के लोग हमें जानते हैं। और उसके लिए होल इंडिया कहाँ तक है? जिले भर तक। आप याद करिए कक्षा 11वीं के उस पाठ को, भारत माता में जब जवाहरलाल नेहरू जी पूछते हैं किसानों से कि भारत माता की जय का मतलब क्या है, तो उनके लिए भारत माता किसी के लिए अपना गांव था, किसी के लिए अपना प्रांत था, किसी के लिए क्षेत्र था। तो लेकिन पूरा भारत का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में नहीं था। पहलवान के लिए भी होल इंडिया का मतलब जो पूरे जिले के लोग जान गए, तो उसे ऐसा लगा कि पूरे भारत के लोग मुझे जानेंगे। इस बीच में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी आया है, जैसे व्यय कर देना, जैसे होल इंडिया। तो एक तरफ जहां देशज शब्दों का प्रयोग है, तो दूसरी तरफ वहीं पर क्या है? अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग है। यह कहानी आंचलिक कहानियों की श्रेणी में आती है। हालांकि इसका मुख्य वर्ण विषय लोक कला के महत्व और व्यवस्था का प्रभाव है, ये क्लियर आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें उन्होंने जो गाय करना हो, राग का पूरा शब्द का प्रयोग किया है। पूरा गाय करना क्या है? उस क्षेत्र विशेष की भाषा। अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी का शब्द है क्या? होल इंडिया। अब आपको ये जानना है कि इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? एक तरफ गांव के शब्द बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है। क्योंकि जिस भाषा में जिस क्षेत्र को लेकर कहानी लिखी जाती है, उसको स्वाभाविक बनाए रखने के लिए लेखक ताकि कहानी या रचना स्वाभाविक बने। लेकिन हम सभी जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में हर वो व्यक्ति, चाहे शहर का हो, गांव का हो, जिस भी भाषा का प्रयोग करे, वह अंग्रेजी के शब्दों को भी बोलता है, गांव के लोग भी बोलते हैं। इसलिए अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग उसके स्वाभाविकता को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। ओके, अब वह गांव का पहलवान बन गया और वह कैसे चलने लगा? 45 डिग्री पर अपने हाथ को मोड़ करके चलने लगा। वैसे भी देखेंगे जो पहलवान होते हैं उनके चलने का स्टाइल नॉर्मल वे से अलग होता है। उस तरह से वह अपने को बड़ा पहलवान मानने लगा। और अब उसके बाद क्या आती है घटना? कुश्ती का दृश्य। नगर के मेले में कुश्ती का आयोजन होता है और उसे मौका मिलता है क्या? अपनी कुश्ती की कला को दिखाने को। लड़ना किससे है? चांद सिंह से। चांद सिंह की उपाधि क्या है? शेर के बच्चे। आप सभी जानते हैं आपके इस बार आरोप के पाठ के सभी प्रश्न सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के आएंगे। जितने तथ्य फैक्ट आ रहे हैं आपको ध्यान में रखना है। चांद सिंह किसके साथ आया है? अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ। अब शेर के बच्चे की उपाधि क्यों मिली है? प्रश्न बनेगा। क्योंकि उसने अपने समकक्ष सभी पहलवानों को पराजित कर दिया, जिसके कारण उसको शेर के बच्चे की उपाधि मिली। अब वह अखाड़े में किलकारी भर रहा है, ताल ठोक रहा है, कोई उससे लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि बादल सिंह से कोई भी जीत नहीं सकता। और जब सारी चीजें हो गई कि अब कोई लड़ने वाला नहीं है,
तो श्याम नगर के राजा वृद्ध भी थे और शिकार प्रिय राजा थे। राजाओं का प्रिय शगल होता है शिकार करना। तो वो राजा अब सोच रहे थे कि क्यों ना मैं अब चांद सिंह को ही अपने राज का राज पहलवान घोषित कर दूं, क्योंकि इससे अच्छा क्या होगा, पूरे क्षेत्र का फेमस है, कई राज्यों में इसके बराबर का कोई पहलवान नहीं है। इस बीच में अचानक घटना बदलती है, जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना जीवन में, जो हम सोच के चलते हैं कि वही होगा, तो अचानक उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसको क्रांतिकारी परिवर्तन भी शब्द कर सकते हैं। साइंस वाले बायो वाले उसको म्यूटेशन शब्द से परिचित होंगे। अचानक जीन में परिवर्तन हो जाता है और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। क्या होता है? कौन पहलवान? लुटकन सिंह बीच में टांग बढ़ा देता है, हुजूर मुझे लड़ने दिया। अरे भाई तुम गांव के पहलवान हो, तुम वहाँ पूरे पंजाब का पहलवान सबको हरा के आया है और सारे लोग उसके खिलाफ, अरे ये क्या लड़ेगा, ये तो मरेगा, हलवा हो जाएगा। लेकिन अब राजा साहब देखिए, जो बड़े पद पर लोग होते हैं उनकी भाषा शैली भी अलग होती है। वो सीधे मना नहीं करते, क्या करते, ये 10 रुपए का नोट लो, जाओ मेला घुमाओ और मेले में खा लिया। अब इसके पीछे का की संकल्पना या सोच क्या है, क्यों करते हैं ऐसा राजा साहब? उसे सीधे मना नहीं करते, लड़ने के लिए भी नहीं देते, 10 का नोट देते हैं, कहते हैं जाकर के तुम क्या करो, मेला घुमाओ। ऐसा क्यों करते हैं? छवि कुश्ती देखने के लिए, तो लड़ेगा ही नहीं तो देखेंगे कैसे? लड़ने वाला तो कोई है नहीं, मुश्किल चांद सिंह से टक्कर लेने के लिए लोटन सिंह तैयार हुआ। राजा साहब उसे करे तो मेला देखने जाओ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? सोचो। उनकी छवि सर वैसे बुरी बन सकती है। छवि बुरी बन सकती है, ओके हाँ बोलो। ताकि वो कुश्ती ना लड़े। ऐसा क्यों? कुश्ती क्यों न लड़े? लड़ना चाहते हैं तो लड़ने दिया जाए। कुश्ती लड़ तो लेता पर वो हार जाता। तो हार जाता तो हार जाता। हाँ बोलो। गांव के राजा की इज्जत भी रहती। राजगांव की हाँ, ये जो सोच है कि गांव में जब कुछ काम होता है तो कोई भी करे वो पूरे गांव की इज्जत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। तो राजा साहब को लगा कि अगर ये हार गया तो श्याम नगर के लिए बदनामी होगी कि इनका पहलवान तो देखो, इनके यहाँ ये दंगल हुआ और हार गया। ये ऐसा ही होगा कि जैसे कुछ प्रतियोगिता आयोजित हो आपके विद्यालय में और बाहर वाले आके सारा प्राइज जीत जाए और हमें कुछ ना मिले, तो हमें बुरा लगेगा ना। तो इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने इस तरह की योजना बनाई। लेकिन जहाँ चाल उसने कह दिया, हुजूर माई बाप मैं मर जाऊंगा माथा रगड़ कर पटक कर, हमें लड़ने दिया। तो जब हम जीवन में किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं ना तो मिल ही जाती है। शाहरुख खान का डायलॉग क्या है? पूरी कायनात करते हैं तो पूरी कायनात से मिलाने में लग जाती है। पहलवान की जो चाह है अंततः पूरी होती है। और लोगों के चाहने पर कुछ लोगों ने, सबने तो कहा हलवा हो जाएगा, मारा जाएगा, ये क्या लड़ेगा, अपने शरीर में देखा नहीं, गोश्त तो है नहीं, गोश्त है नहीं और लड़े चला है। लेकिन कभी कभी जो लोगों के पक्ष में लोग नहीं होते, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। 11वीं का वह पाठ याद करिए, जामुन का पेड़। पेड़ के नीचे दबे हुए के साथ कोई नहीं है, लेकिन कौन है? कौन है? माली उसके साथ खड़ा है। यहाँ भी कोई कहता है भाई वो लड़ना चाहता है तो लड़ने दिया जाए, आपको आपत्ति क्या है? और इस तरह से मजबूरी वश विवश होकर राजा आज्ञा दे देते हैं। उधर चांद सिंह को लगा कि मैं तो अब इसमें क्या है पटकनी दे दूंगा। लेकिन एक चीज जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, जब हम सामने वाले से भिड़ते हैं तो पता चल जाता है उसमें क्या ताकत है और क्या है। और जैसे ही चांद सिंह के साथ कुश्ती होती है, पहले ही गांव में पता चल गया चांद सिंह ना भाई ना, जितना आसान समझा था उतना हल्का है भी नहीं। और फिर कुश्ती शुरू होती है और चांद सिंह उसको दबोच लेता है। सारा जनमत जनता हाय मारा गया, गया काम से। और इस बीच में उसे ढोल की आवाज सुनाई देती है।
क्या है वो ढोल की आवाज? ठीक है, अब वो ढोल की आवाज उसके पक्ष में है। ऐसा लग रहा है जैसे ढोल की आवाज उसे कुछ संदेश देना चाह रही है और उसको ढाक भिन्ना यानी बाह पट्टे, उसके बाद चड्ढा गड्ढा, डरना मत। इस तरीके से वह ढोल की आवाज जैसे उसे गुरु की तरफ प्रेरित कर रही है। इस बीच में उसे जब उसको दबा के रखा है और लगा है कि अब तो वो भटक देगा, उस बीच में उसको फिर से ढोल की आवाज सुनाई देती है, हाथ भिन्ना तिरकट टिमना, यानी गांव काटो बाहर निकलो, गांव काटो बाहर निकलो। और आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वह ढोल की आवाज से बाहर निकल आता है। और उसके बाद फिर जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, फिर ढोल की आवाज धिना धिना, यानी चित करो। और ढोल की आवाज से जैसे वह क्या करता है, पहलवान चांद सिंह को चित कर देता है। कुश्ती में चित करना क्या होता है? चित करना, हरा देना, पटक देना। कैसे? बोलिए। जब पहलवान पीठ के बल गिर जाता है कुश्ती में, तब होता है चित होना। और इस तरह से पहलवान को वह चांद सिंह को चित कर देता है और जनता की आवाज बदल जाती है। जनता हमेशा तमाशबीन होती है। आपके इसी राष्ट्रपति परिसर के हमारे प्रिय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, उनका एक कथन है कि लोग पहले आपसे क्या करेंगे, घृणा करेंगे, फिर आपसे ईर्ष्या करेंगे और फिर आपकी वाहवाही करेंगे। बिल्कुल लुटकन पर ये कथन लागू होता है ना, पहले ये क्या लड़ेगा, मरेगा, इज्जत कर पाएगा। फिर लोग जब वो लड़ने लगा तो लोग ईर्ष्या करने लगे, अरे ये लड़ रहा है। और जब जीत जाता है तो सब जयकारा लगाते हैं। तो जीवन में कई चीजें हम साहित्य से सीखते हैं। यह कहानी आज मैं यही खत्म कर रहा हूँ, इसे हम आगे शुरू रखेंगे। और जीवन में आप जब भी करें तो लड़ने का साहस रखें, विपरीत परिस्थितियों से घबराए नहीं, अंततः विजयी आप होंगे। यस, ओके, थैंक यू क्लास।